पे अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो आपको जावा के लगभग उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करने में ही 2 लेक्चर्स लग जाते हैं। और जब जावा का हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे, उस फर्स्ट प्रोग्राम को समझने में भी आपको 2 दिन लगेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया तो 30 से 35% जावा आपने उसी दिन कर ली। इस बात को याद रखिएगा। उसमें एक लाइन होती है जिसके थ्रू हम कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। अगर आपने वो लाइन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की ढंग से सीख ली तो ये मान के चलिएगा 35% जावा तो वैसे भी सॉल्व हो गई। उस दिन आपको 2 दिन ईमानदारी से देने हैं उस फर्स्ट प्रोग्राम को। बहुत कुछ है उस फर्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। जल्दी मत करिएगा। और एक चीज और सुनिए, अब आप हो गए हैं बड़े, ठीक, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने सी पढ़ी, C++ पढ़ी, नाउ यू आर इन जावा। अब थोड़ा सा डोमेन बड़ा हो गया है, ठीक है। कुछ चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, कुछ चीजें गाइड करके छोड़ूंगा और कहूंगा अब आप इसको थोड़ा सा और सर्च करिए, R&D करिए। सो अब हर चीज ऐसे स्पून फीड नहीं हो पाएगी। जितनी मैं करूंगा उतनी तो मैं आपको करूंगा ही, डेड श्योर। बट उसके साथ भी मैं आपको कुछ ऐसा असाइनमेंट दूंगा कि चलो मैंने आपको ऐसा 0 to 90 तो पहुंचा दिया है, 90 to 100 अब आपको खुद जाना है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे गाइडेंस में, बिल्कुल। अब एक बात और सुनिए, जब मैं पढ़ाऊं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे लिख कर रख लें। जैसे ही मेरा वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा मैं बिल्कुल रुकूंगा और मैं आपको समय दूंगा कि आप मुझसे उसका डाउट पूछ सकें। बीच में इंटरप्ट करने से थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है। सो होप आप सभी समझेंगे इस बात को और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, टॉपिक से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। टॉपिक से रिलेटेड आप लिख लें आपकी कॉपी में उस मोमेंट। जैसे ही वो टॉपिक एंड होगा, टॉपिक मैक्सिमम 10 मिनट में एंड हो जाता है। एक पर्टिकुलर जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर बात 10 मिनट में एंड हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल पूछूंगा कि सर आप बिल्कुल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है क्या। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए ओके, अब शुरू करते हैं आज की बात। हम लोगों ने ये समझ लिया था कि जावा क्यों आई मार्केट में। क्यों आई मार्केट में तो 2 दिक्कतें थी। एक, नेटवर्क के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, दूसरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम था। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को जावा ने रिजॉल्व कर लिया। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जावा के नाम के लिए भी 4 साल 5 साल फाइट हुई। 1991 में बनना शुरू हुई, 1992 में बन के तैयार हुई, लेकिन इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था इन द ईयर, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं किस ईयर में फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ। 1996, बिल्कुल 1996 में बेटा, 7 में नहीं। चलिए तो सुनिए, आज पहले हम वर्जन हिस्ट्री को ही बात करते हैं और आज आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि सर जावा क्या होती है, कोर जावा क्या होती है, जावा एसई क्या होती है, जेडीके क्या होता है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनिएगा जरा आराम से और बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरी बात सुनिएगा। फिर हर चीज जब मैं आपको समझा दूं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन के लिए मैं विंडो खोल दूंगा, ठीक है। चलिए सुनिए। सो 1996 में फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ जावा का विद द नेम जेडीके 1.0, ठीक है। इसके बाद जो अगला वर्जन आया वो आया जेडीके 1.1 और ये भी बिल्कुल रीसेंट ईयर में ही आया था, 1997 में, ठीक। इस जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। व्हाट इज द मीनिंग? जावा डेवलपमेंट किट। तो ये क्या जावा नहीं है क्या? बिल्कुल ये जावा ही है। दिस इज नथिंग एल्स। बस इसको जिस तरीके से लॉन्च किया गया, जिस नाम से लॉन्च किया गया, द लॉन्चिंग नेम वाज जेडीके, दैट इज स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। बट 1.1 के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया J2SE। क्यों कर दिया गया बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से, पहले ये पूरा सुन लें। सो अगले वर्जन पे इसका नाम बदल के कर दिया गया J2AC और वर्जन था 1.2, ठीक। इसके बाद ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहा। J2SE के बाद आया J2SE 1.3, J2SE 1.4, बट इसके बाद J2SE आया 5.0। जो जो अंतर है वो आपको बताते जा रहा हूँ। JDK 1.0 आया, 1.1 आया, J2SE 1.2 आया और उसके बाद 1.3 आया, 1.4 आया, लेकिन 1.5 नहीं आया, बल्कि आया J2SE 5.0। क्यों आया वो भी डिस्कस करेंगे। इस J2SE 5.0 के बाद अगला वर्जन आया जावा SE 6, ठीक है। इसके बाद आया जावा SE 7, फिर आया जावा SE 8 और फिर ऐसे ही कहानी चलती चली गई। और अभी जो करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं
दैट इज जावा एसई। पता है कौन सा चल रहा है अभी? पता है कौन सा चल रहा है? नहीं बेटा, 16 आ गया है। 16 आ गया है, 17 की तैयारी है। ठीक है। सो मार्च 2021 में, सॉरी 15 चल रहा है, 16 आने वाला है, रुकिए। 15 चल रहा है और जावा एसई 16 ये मार्च महीने में कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग डेट अनाउंस की गई है ओरेकल की तरफ से, वो अनाउंस की गई है मार्च 2021। तो या तो ये अभी आ गया होगा, और नहीं आया है तो ये अभी मार्च खत्म होते होते तक आ जाएगा। बस मार्च हो जाने दीजिए। आप जो जावा यूज करेंगे दैट इज जावा एसई 16। अभी शायद जावा एसई 15 अवेलेबल है, ये आया है या नहीं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आज ही अपन देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? बट आई नो द डेट वाज मार्च 2021। मार्च 2021 ऑफिशियल अनाउंस डेट है कि मार्च में आपका जावा एसई 16 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ओके, अब सुने। ये 1997 तक क्यों ये जेडीके 1.0 1.1 था, और यहां से क्यों ये J2SE 1.2 हो गया? सो ध्यान से सुने। जब जावा को लॉन्च किया गया था तो जावा सिर्फ जावा हुआ करती थी। अब ये क्या बोल दिया मैंने, जावा सिर्फ जावा हुआ करती थी? सो एक्चुअली आज जैसे आप जावा की कैटेगरी करते हैं, कोर जावा, एडवांस जावा, जावा की मोबाइल एप्लीकेशंस, जावा की कार्ड एप्लीकेशंस, इस तरीके से जावा का कोई पार्टीशन नहीं किया गया था। जावा सिर्फ जावा हुआ करती थी, मतलब एक जावा ही कंप्लीट जावा। ठीक। पर जब 1997 में जावा के डेवलपर्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई, या उन्हें जब हायर करने की बात हुई, तो ये समझ में नहीं आता था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस बंदे को कितनी जावा आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए जावा वाला बंदा चाहिए, बट उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ साथ आती थी आपकी एडवांस जावा भी, या कह लीजिए जो इंटरनेट के लिए यूज होती है वो वाली जावा भी। या फिर ये कह लीजिए किसी को इंटरनेट वाली जावा की जरूरत थी, लेकिन सामने वाले को सिर्फ उतनी जावा आती थी जितनी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जरूरी होती है। तो फिर क्या किया जावा वालों ने? ओके, उन्होंने बोला ठीक है, हम जावा के फ्लेवर्स पार्ट देते हैं। फ्लेवर्स पार्ट देते हैं मतलब अभी तक जो जावा सिर्फ जावा हुआ करती थी, अब से जावा के यहाँ पर फ्लेवर होंगे। नाउ देर इज अ वन थिंग that is called as J2SE, which is stand for Java 2 Standard Edition. And there is one more thing which is J2EE, that is meaning Java 2 Enterprise Edition। ठीक है, सो यहाँ पर जावा दो भागों में बट गई। पहले 1997 तक जावा सिर्फ जावा हुआ करती थी। जब J2SE 1.2 आया तो उन्होंने जावा को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक था J2EE और एक था J2SE। J2SE स्टैंड्स फॉर जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, और इसी J2SE को आप आपकी साधारण भाषा में कहते हो कोर जावा, और इस J2EE को आप आपकी साधारण भाषा में कहते हो एडवांस जावा। इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाई दिस 2 इज हियर? ये 2 क्यों है यहाँ पर? क्या ये वर्जन नंबर को दिखा रहा है? नो, ये वर्जन नंबर को नहीं दिखा रहा। वर्जन नंबर तो ये दिखा रहा है 1.2, दैट इज वर्जन नंबर। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो 5.0 भी था, पर वहां पे भी J2 लगा हुआ है। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 ये रिप्रेजेंट करता था कि आपने जावा के पार्ट कर दिए। आपने मीन्स जिसने भी जावा बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने शुरुआती दौर में जो जावा बनी है वो बनाई है सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने। इस कंपनी ने अब उसके दो भाग कर दिए हैं, एक है स्टैंडर्ड एडिशन और एक है एंटरप्राइज एडिशन। इन दो भागों को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने यहाँ पर लगाया था 2, दैट इज J2SE एंड J2EE। बट फिर जब, हाँ अब उसके साथ ही इधर ध्यान दें, यहाँ था 1.0, ये था 1.1, ये था 1.2। एक्चुअली आप कह सकते हैं ये है जावा 1 और ये है जावा 2, इसके बाद थी 3, फिर जावा 4, मतलब 1.3 इक्विवेलेंट टू जावा 3, 1.4 इक्विवेलेंट टू जावा 4, और फिर यहां से वो फंडा ही हटा दिया। उन्होंने बोला ये अननेसेसरीली का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये कंफ्यूजन हटा दीजिए और ये 1.1 1.2 का फंडा हटाएं और सीधे बोलिए J2SE 5.0। क्लियर? तो यहाँ पे जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा डेवलपर्स के माइंड में कि यार ये 1.1 क्या है, मतलब वर्जन 1 है उसका अपडेट 1 है, फिर ये भी वर्जन 1 है उसका अपडेट 2 है, फिर वर्जन 1 है उसका अपडेट 3 है। तो जावा वालों ने बोला नहीं नहीं, ये तो कंप्लीटली नई जावा दी है हमने आपको, ये एक्चुअली 1 है, ये एक्चुअली 2 है, इसके नीचे एक्चुअली 3 आएगी, फिर 4 आएगी। तो उन्होंने बोला इट इज कंफ्यूजिंग, हटाओ ये, आप सीधे बोलिए J2SE 5.0। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है?
ओके, अब सुने, यहां से फिर इसे जावा ऐसी क्यों कर दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। ये J2 में आपको ऐसा नहीं लगता ये 2 भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन देता है कि ये वर्जन है ना? ये बनाया किस लिए गया था, ये बताने के लिए कि जावा के दो पार्ट्स हो गए, बट अब उसको लंबी बात हो गई। 1997 के बाद ये आई थी 1998 में, और जावा 5.0 आई थी 2004 में। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आई थी हमारी 2004 में, और ये जो 1.2 है ये आई थी 1998 में। तो 1998 से 2004 इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 6 साल का डिफरेंस है। 6 साल में लोग समझ गए थे कि आपका ये जो 2 है ये नहीं बता रहा है कि ये वर्जन है, बल्कि ये बता रहा है कि ये जावा का पार्टीशन शो करता है, और फिर भी ये अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए जावा ने बोला ओके ठीक है, इस J2 को हटाओ और सीधे कहिए जावा SE 6, फिर कहिए Java SE 7 and Java SE 8. So what is Java SE? Java Standard Edition. What is J2 SE? That is Java 2 Standard Edition. 2 represents what? 2 represents यहाँ partition हो गया है. Is it clear? Is it clear? ओके, अब डे 1 मुझसे किसी ने ये पूछा था सर Java 8 और Java 1.8 क्या सेम ही है क्या? सो अगर मैं आपको ऑफिशियल आंसर दूं इस चीज का, बिल्कुल ऑरेकल वाला आंसर, तो जावा 1.8 एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है गलत है? सही है या गलत है? जावा 1.8 ऑफिशियली एग्जिस्ट करती है, ऑरेकल ने अपनी तरफ से कहा है जावा 1.8 नाम की कोई चीज है, नहीं है। तो फिर वो तो बस नेमिंग कन्वेंशन, पहले से हमें पता है कि 1.1 भी चलता है, 1.2 भी चलता है, तो जावा 8 को 1.8 कह सकते हैं। तो कह सकना अलग बात होती है और वाकई में होना अलग बात होती है। सो ऑरेकल की तरफ से ऑफिशियली 1.8 जैसी कोई चीज नहीं है, जो ऑफिशियल चीज है वो है जावा SE 8, पर आप इसे 1.8 कह सकते हैं। पर कहना चाहिए या नहीं, अब आप खुद अपनी बुद्धि लगाएं, ठीक है? इसके लिए अब आप मुझे ये ना करें सर जावा 1.8 चलेगा क्या, 8 चलेगा क्या, ऑफिशियल बातें मैंने आपको बता दी है, एंड कहना चाहिए या नहीं ये अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। ओके, अब सुने हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम जावा 8 पढ़ने वाले हैं, 15 पढ़ने वाले हैं, 16 पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी, दैट इज नथिंग बट द LTS। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई एम सेइंग, LTS। ओके, जब आप जावा डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको जावा 8 के सामने लिखा हुआ मिलेगा LTS। ऐसे ही आपको जावा SE 11 के सामने भी लिखा हुआ मिलेगा LTS, और ऐसे ही जब जावा 17 आ जाएगी, अभी आई नहीं है, जब आ जाएगी तब इसके सामने भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट इज देयर, LTS। इज इट क्लियर? Is it clear? Now, what is the meaning of Java LTS? सुने बात को ध्यान से। This LTS stands for Long Term Support. अब ये Long Term Support क्या होता है? Long Term Support की कहानी को सुनने के लिए मुझे जरा C में आप अपना एक नॉलेज बताएं। Do you know the conflict of GetS? आपको ये पता है GetS मेथड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड मेथड है? नहीं पता? GetS मेथड यूज नहीं करना चाहिए, ये तो पता होगा। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि गेटस मेथड को यूज मत करो, गेटस मेथड की जगह fgetS को यूज करो। ये सुना है? नहीं सुना? हाँ, तो आज सुन लीजिए कि अगर आपको ये नहीं पता कि गेटस मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं गेटस मेथड को आपको यूज नहीं करना चाहिए, जबकि उसकी बजाय हमें fgetS मेथड को यूज करना चाहिए। ठीक है? fgetS मेथड क्यों यूज करना चाहिए? कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। गेटस मेथड जब इनपुट लेता है तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्निंग में दिक्कत देता है। fgetS में वो प्रॉब्लम इन लोगों ने हटा दी। किन्होंने? सी वालों ने। अब सुने बात को बहुत ध्यान से, ठीक है? मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? और प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, और अपन कहानी किसकी समझ रहे हैं? LTS की, ठीक है? आपने एक प्रोजेक्ट बनाया आपकी कंपनी में। ये प्रोजेक्ट ऐसा 2-4 लाइनों का होगा, या 2-4 प्रोग्राम का होगा, या ऐसा बहुत ह्यूज लाइंस का होगा, बहुत ह्यूज लाइंस का, ये तो मानते हैं। ऐसी लाखों करोड़ों लाइनें एक प्रोजेक्ट में लिखी जाती है। विल यू एग्री? विल यू एग्री? यस, ओके। अब अगर लाखों करोड़ों लाइनों का एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसमें आपने ये गेटस फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक? अब इस गेटस फंक्शन में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? इस गेटस फंक्शन में प्रॉब्लम आई, तो मान लीजिए जावा से बिलोंग करता है, या ये मान लीजिए एक कोई XYZ फंक्शन था जिसको आप बिल्कुल गेटस की तरह माने, क्योंकि अब गेटस तो सी वाला है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए XYZ फंक्शन की बात माने।
सो XYZ के लिए XYZ पर्टिकुलर जो हमारा ये मेथड है, ये मेथड आपने आपके प्रोजेक्ट में यूज किया। अब ये जो पर्टिकुलर मेथड आपने आपके प्रोजेक्ट में यूज किया, तो ये मेथड में कुछ प्रॉब्लम जावा वालों को समझ में आई, तो उन्होंने आपको एक गाइडेंस दिया कि हम अगले वाले वर्जन में इस XYZ को डेप्रिकेट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिकेट? डेप्रिकेट का मतलब हमने अभी हटाया नहीं है, लेकिन हम ये आपको बता दे रहे हैं कि ये आने वाले किसी भी वर्जन में खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब मान लीजिए अगर ये वर्जन था 5, तो 6th वर्जन में, जावा के 6th वर्जन में इसे कर दिया जाएगा डेप्रिकेट, ये बताने के लिए कि ये हम सपोर्ट अब कभी भी हटा लेंगे। आप आपके प्रोजेक्ट में अगर इसको यूज करते हैं, तो उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को जिनमें आपने XYZ यूज किया है उसे बदल दें उससे जो हम नया आपको प्रोवाइड करेंगे। और नया आएगा कब? नया आएगा 7 में। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और बात को, तब LTS का फंडा समझ में आएगा। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जावा 5 पे, ठीक, आपने प्रोजेक्ट किस पर बनाया है? जावा 5 पर। इसमें आपने क्या यूज किया है? XYZ। अब जावा अपडेट हो गई, फिर से अपडेट हो गई। अगर जावा 7 तक अपडेट हो गई, तो ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरा प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट किस जावा पर चल रहा है? 5th पर अभी तक। ठीक है, कुछ समय बाद जावा 7 मार्केट में आ गई। अब जावा 7 मार्केट में आ गई, तो मैंने बोला मैं 5th क्यों यूज करूं, मैं इसको 7 ना कर लूं? सही है भाई, मुझे नया वाला जावा चाहिए ना, तो मैंने 5th को रिप्लेस कर दिया किससे? 7th से। पर मुझे बताएं, ये जो 7th वाली जावा है, ये इस XYZ वाले मेथड को सपोर्ट कर रही है कि बंद कर दिया करना? बंद कर दिया। 6 में डेप्रिकेट हुआ था, 7th में बंद कर दिया। अब अगर 7 कहां से कर रही है बेटा दिशा? 6th तक था, डेप्रिकेट कर दिया था उसने 6th में। ठीक है, 6th में ये था कि आपको एक नोटिस दे दिया था कि अगर आपने XYZ को यूज करते हैं तो इसे यूज करना बंद करें, क्योंकि हम अगले वाले वर्जन में इसे हटा देंगे। ठीक, तो जैसे ही 7 आई, इन्होंने उसका सपोर्ट हटा दिया। अब जब इसका सपोर्ट हटा दिया, तो मुझे बताएं, ये जो प्रोजेक्ट अपने अंदर कहीं XYZ को यूज करता था, क्या अब वो मेथड जावा 7 के पास है या नहीं है? नहीं है। और अगर अब नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा कि बंद हो जाएगा? आपका प्रोजेक्ट चलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे Amazon है या आपकी फ्लिपकार्ट है, या इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इनके कोई प्रोजेक्ट ऐसे एक दिन, 6 महीने, साल भर में मेंटेन करने वाले नहीं होते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स को लगता है लंबा लंबा टाइम। तो इन लंबे टाइम्स को ही अश्योर करने के लिए कंसेप्ट निकाला गया है LTS का। LTS के साथ जावा ये बताती है कि ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है, ये जो पर्टिकुलर वर्जन है, इसमें हम बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, या ये बोल दीजिए इस पर्टिकुलर वर्जन का सपोर्ट आपको कुछ लंबे समय तक मिलेगा। कुछ लंबे समय तक मिलेगा का मतलब सुने ध्यान से, जावा 8 हमारी लॉन्च हुई थी 2014 में। ठीक है, जावा 8 आई थी हमारी 2014 में। ओके, और इसके बाद जब जो जावा 9 आई है, जावा ऐसी 9, वो शायद अगले ईयर में या कुछ मंथ के डिफरेंस से आई है। सो मेरे ख्याल से ये आ गई थी 2015 में। इसका एक बार ईयर कंफर्म कीजिएगा, मुझे याद नहीं है इसका ईयर, एक बार इसका ईयर आप कंफर्म करिएगा। ठीक है, ओके, बट मुझे जहां तक पता है 2015 में आई थी, बट फिर भी एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। ठीक, सुने, तो ये जो जावा ऐसी 8 है, ये आई थी 2014 में। जावा 9 लगभग एक साल बाद आ गई थी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस जावा 9 या जावा 10 में फ्रीक्वेंटली बदलाव होने लगे, सुनिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंटली बदलाव होने लगे, तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर पाएंगी उतनी जल्दी जावा 8 से जावा 10 तक? क्योंकि जावा 8 से जावा 10 में अगर फीचर्स बदल गए, तो ये जो पर्टिकुलर हम यूज कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट के अंदर मेथड्स, वो हम इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली बदल पाएंगे क्या? नहीं बदल पाएंगे। इसलिए LTS वर्जन के साथ जावा ये अश्योर करती है कि आपको कितने समय तक इस पर्टिकुलर वर्जन का सपोर्ट मिलेगा। तो जब 2014 में जावा 8 लॉन्च हुई थी, तो ओरेकल वालों ने 2020 तक इसे ऑफिशियली सपोर्ट दिया था। ऑफिशियल सपोर्ट दिया था मतलब भले चाहे हम नए वर्जन लॉन्च कर देंगे, 11, 15, 16, ये हम भले चाहे लॉन्च कर देंगे, लेकिन हम आपका सपोर्ट नहीं हटाएंगे। आपका सपोर्ट उसी तरीके से चलता रहेगा जैसा वो था। लेकिन 2020 के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको जावा 8 का सपोर्ट मिलेगा।
पर जावा 8 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और कंपनीज की मजबूरी को समझते हुए कि इन लोगों ने अभी तक माइग्रेशन नहीं किया है, इस सपोर्ट को बढ़ा के कर दिया गया है 2025 तक का। ठीक है, सो अब जो ऑफिशियल सपोर्ट दिया है एक्सटेंडेड सपोर्ट, क्योंकि ओरिजिनल तो ये था, अब एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके क्या बोला गया है कि जो जावा 8 है वो आपको 2025 तक सपोर्ट करेगी। 2025 के बाद जैसे ही 2026 लगेगा, हम गारंटी नहीं लेते कि जावा 8 के फीचर्स वाला प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। बट आप मुझे बताएं, क्या कंपनीज के पास इनफ टाइम है कि वो अपने प्रोजेक्ट को इस जावा 8 से लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट कर दें? 6 महीने की वार्निंग नहीं है ना, कितने समय की वार्निंग है जरा देखें। 2014 में आई थी और 2025 तक का है, काफी टाइम है। तो ये काफी टाइम उन कंपनीज के लिए कि ठीक है, अब आप आपके प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट करें नए जावा वर्जन पे, इतने सालों में आप चीजों को कर लेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब सुने ध्यान से। ऐसा काम किसी और के साथ भी हुआ है? ऐसा जावा वाला ये जो काम है एलटीएस वाला है, किसी के साथ हुआ है? हुआ है, पाइथन के साथ। ठीक है, अभी जो पाइथन चल रही है दैट इज 3, है ना, जो पॉपुलर है दैट इज 3, और पाइथन 2 कहते हैं ऑफिशियली बंद हो गई है। ऑफिशियली बंद हो गई मतलब सुने कहानी, जो पाइथन 3 थी वो मेरे ख्याल से 2009 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2009 में जब पाइथन लॉन्च हुई थी 3, तो ये कहा गया था कि पाइथन 2 अब हम हटाएंगे। तो आप भी आपके प्रोजेक्ट्स को पाइथन 2 से कहाँ शिफ्ट कर लीजिए, पाइथन 3 पे। पर उसके लिए उन्होंने टाइम कितना दिया था? उन्होंने टाइम दिया था 1 जनवरी 2020 तक का। मतलब 1 जनवरी 2020 तक हम पाइथन 2 को सपोर्ट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस 1 जनवरी 2020 लग जान दीजिए, फिर आप कौन और हम कौन। ठीक है, बात समझ में आई? फिर पाइथन 3 ही हमारे लिए सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ओरेकल की साइट पर होता है। एलटीएस सपोर्ट कितना है, कितने समय के लिए है, ये सब आप उनकी ऑफिशियल साइट देखेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है? वैसे ही पाइथन की साइट भी विजिट करेंगे। एलटीएस फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म सपोर्ट, बहुत लंबे समय तक के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए, दोनों में चलता है बेटा, ऑफलाइन मोड में भी चलता है जावा 8 ऑनलाइन मोड में भी चलता है। ठीक है, क्लियर? एक हॉटस्पॉट जेवीएम होता है, हाँ बिल्कुल, आपके लिए जावा फ्री है। सुनिए, जावा के दो तरीके के वर्जन्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, एक कम्युनिटी है और एक हमारे लिए लर्निंग वाला है। तो जो लर्निंग वाला है वो फ्री है, पर अगर आप एक कंपनी लेकर बैठे हैं और आप कंपनी में जावा के थ्रू काम कर रहे हैं तो वहां पे जावा पेड है। ठीक है, मतलब अगर आप एक कंपनी के लिए लाइसेंस जावा खरीद रहे हैं तो फिर वो जावा पेड है, पर अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए जावा फ्री है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एसई एंड जावा डबल ई, करेंगे उसको भी, बिल्कुल करेंगे उसको डिस्कस। और कोई क्वेश्चन? अब देखिए, मैंने अपना टॉपिक खत्म किया, अब मैं आपको समय दे रहा हूं, अब बताएं इसमें पर्टिकुलर कोई और दिक्कत है क्या? हम लोग ऑफलाइन वाली यूज करेंगे। क्या डिफरेंस है पेड और फ्री में सपोर्ट का? ओरेकल अपनी तरफ से सपोर्ट देती है, अगर कोई प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है मुझे बताएं विंडोज के पायरेटेड होने में और विंडोज के लाइसेंस्ड होने में? जो वहां डिफरेंस है वही यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर तो बेटा अलग चीज होती है। व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस टू मेक अ जावा? सुनिए, जावा के एप्लीकेशंस क्या है? जावा में आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बहुत इजीली बना सकते हैं। जावा डबल ई की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट पार्ट द नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। सुनिए, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग का एक तरीका होता है, वो कैसे कवर हो सकती है बेटा? एसक्यूएल हम जेडीबीसी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब कुछ अलग हो गया है ना, अब हम टॉपिक से अलग भट रहे हैं। ठीक है, कैन वी से व्हाट वी कैन नॉट डू इन जावा? देखो सुनिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी चीज है और एक बहुत बुरा पहलू भी है, एक अच्छा पहलू भी है, एक बुरा पहलू भी है, दोनों होता है। ठीक है, सो जावा में अभी के टाइम पे डेटा साइंस से रिलेटेड अच्छे काम नहीं किए जा सकते। डेटा साइंस की लाइब्रेरी जावा भी दे रही है, लेकिन बहुत स्लो चल रही है, तो डेटा साइंस के लिए लोग पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एसक्यूएल किस में पढ़ेंगे? मतलब एसक्यूएल पढ़ेंगे जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, जेडीबीसी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे जावा का, तब हम उसमें एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए, अब आगे सुनिए कहानी।
अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रुकिए रुकिए, करेंगे ये चीज भी आपकी डिस्कस करेंगे, रुकें जरा आप। अब थोड़ा सा जावा पे फिर से आ जाएं, फिर उसके बाद, और ये सारे इतने सारे क्वेश्चंस के लिए बेटा डिस्कशन फोरम भी दिया है, ठीक है? डिस्कशन फोरम पे भी आप पेश कर सकते हैं, वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब सुनिए। अब जावा के आपको टोटल कितने फ्लेवर्स मिलते हैं राइट नाउ, अभी की कंडीशन में? ठीक है, ये अब आंसर उनका जिसमें ये लोग पूछ रहे थे जावा एसई और जावा डबल ई में क्या डिफरेंस है, सुनिए। सो आई एम डिस्कसिंग द फ्लेवर ऑफ जावा। सो हाउ मेनी फ्लेवर्स आर देयर इन जावा? सो हम कहते हैं टोटल 4 फ्लेवर हैं, जिसमें से कुछ फेमस है और कुछ फेमस नहीं है। सुनिए, देयर इज अ वन फ्लेवर JSE। व्हाट इज JSE स्टैंड्स फॉर? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। और इसी जावा स्टैंडर्ड एडिशन को हम कहते हैं कोर जावा। पर एक बात याद रखिएगा, कोर जावा जैसी ऑफिशियल कोई चीज नहीं होती। हम लोग अपने मन से बोल देते हैं कोर जावा, ठीक है, बट जो ऑफिशियल है दैट इज JSE। क्लियर? इसके बाद अगला आता है JEE। Now what is the meaning of JEE? Java Enterprise Edition. What is the meaning of Java Enterprise Edition? इसको हम कह देते हैं Advanced Java। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सो मेन अंतर ये है, इस कोर जावा या जावा एसई की हेल्प से आप बनाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और ये जो हमारा JEE है, एडवांस जावा है, इसकी हेल्प से हम बनाते हैं वेब एप्लीकेशन। अगर इस वेब एप्लीकेशन को भी मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो हम बनाते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्लियर? व्हाट एप्लीकेशंस वी विल क्रिएट इनसाइड द JEE? दैट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्लियर है? सो एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटरनेट पर चलते हैं, वेब एप्लीकेशन इंटरनेट पर चलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसी एक डेस्कटॉप पर चलते हैं, जैसे आपका विंडो मीडिया प्लेयर, आपका विनैम्प, आपका कोई और सॉफ्टवेयर जो सिर्फ आपके डेस्कटॉप पे चलता है। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब जैसे आपका ऑनलाइन SBI, जैसे आपका फेसबुक, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, जैसे आपका Amazon, ये सारी चीजें कहलाती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। और डेस्कटॉप के लिए विनैम्प और ये सारी चीजें। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हम सीधे JEE नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि JEE JSE के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझे, डायरेक्ट C++ पढ़ सकते हैं? डायरेक्ट C++ पढ़ सकते हैं? नहीं ना। C++ अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो कहाँ दिक्कत होगी? आपको लूप फिर से पढ़ना पड़ेगा, आपको फंक्शन फिर से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने C पढ़ के C++ पढ़ी है तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप C++ में जो एड ऑन हुआ है वो पढ़ोगे। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऊप्स के कॉन्सेप्ट, क्लासेस कैसे बनाते हैं, बाकी और जितने कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीजें। वैसे JSE और JEE का है। अगर आप JSE सीख के JEE में जा रहे हैं तो सिर्फ आप उतना पढ़ेंगे जो JEE ने एड ऑन किया है। पर अगर आप सीधे JEE पढ़ने की बात कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन भी तो नहीं आता, फिर JEE में दोनों काम करने हैं, फाउंडेशन भी पढ़ना है और JEE भी पढ़नी है। तो बात तो यही हो गई ना कि पहले JSE पढ़नी है और बाद में JEE पढ़नी है। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो मैं क्या कह सकता हूँ, जावा सीखने का जो फाउंडेशन है दैट इज JSE। बताएं जल्दी, यस और नो। जावा सीखने के लिए जो फाउंडेशन है दैट इज JSE। जावा स्टैंडर्ड एडिशन इज द फाउंडेशन टू लर्न द जावा। अब मुझे बताएं व्हाट इज द जावा, व्हाट इज द कोर जावा, व्हाट इज द JSE। सुने जरा, व्हाट इज द जावा? सो आप कहेंगे जावा सर 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किस किस को? लैंग्वेज को, प्लेटफॉर्म को, टेक्नोलॉजी को। व्हाट इज द कोर जावा? तो आप मुझसे कहेंगे सर कोर जावा जैसी ऑफिशियल तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन हम जावा के एक फ्लेवर को कोर जावा कह देते हैं। इसका एक्चुअल नाम है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, पर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कोर जावा कह देते हैं, बट एक्चुअल है JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। अगर मैं पूछूं व्हाट इज जावा स्टैंडर्ड एडिशन तो आप कहेंगे सर ये वो लैंग्वेज है या जावा का ये वो पर्टिकुलर पार्ट है, या ये कह लीजिए जावा का ये वो पर्टिकुलर फ्लेवर है जिसकी हेल्प से हम जावा के फाउंडेशन को सीखते हैं, हम जावा के सिंटेक्स को सीखते हैं, हम जावा में बेसिक काम करना सीखते हैं, और इसी JSE की हेल्प से हम जावा में कंसोल या GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोल एप्लीकेशन? कंसोल एप्लीकेशन जो आपने C और C++ में बना के आए हैं। व्हाट इज GUI एप्लीकेशन? तो GUI एप्लीकेशन मतलब वो जिसमें आपको एक ऐसी फ्रेम दिखाई देती है, वहां कुछ बटन्स होती है। हाँ बिल्कुल, ग्राफिकल एप्लीकेशंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन।
होप गाइस आपको अब ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्या है जेएसी, क्या है जेडबलई और जावा के बाकी चीजों के बारे में। जावा एंटरप्राइज एडिशन बेटा बताया तो था। जावा एंटरप्राइज एडिशन फुल फॉर्म इज जावा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अब सुनिए आगे। इसके अलावा भी एक और एडिशन है, दैट इज JME। गैस कर सकते हैं? गैस कर सकते हैं? नहीं? हाँ, जावा तो है ही, मोबाइल एडिशन। ओके, लगा ही था मुझे। दैट इज द जावा मोबाइल एडिशन, बट ये मोबाइल एडिशन नहीं है, ठीक है? एम लगता है मोबाइल, बट हाँ ये है माइक्रो एडिशन। एंड्रॉयड नहीं बेटा, एंड्रॉयड अलग चीज हो जाती है। अच्छा, आप बहुत ज्यादा पुराने तो नहीं लग रहे हैं मुझे, है ना? सुनिए जरा, वो नोकिया वाले गेम खेले हैं आपने? जब नोकिया का एक मोबाइल चलता था, उसमें कुछ गेम होते थे, तो अपन ऐसा वहां पे एक ऐसा पॉवर्ड बाय जावा लिखा हुआ आता था, एक कॉफी का कप बना होता था, है ना? इस तरीके के कुछ गेम्स होते थे। हाँ बिल्कुल वही। तो वो जो गेम है वो जेएमई में बना करते थे। नहीं, स्नेक वाला नहीं, स्नेक वाला तो बहुत पुराना था। उससे बाद के जो थोड़े से कलर्ड फोन आए थे, कलर्ड फोन के अंदर जो गेम थे, तो वो जो गेम थे वो जेएबी में बने हुए थे। ठीक है, दैट इज जावा माइक्रो एडिशन। बट आपको पता ही है, नाउ इट इज नॉट इन यूज, कह लीजिए उतनी पॉपुलर अभी है ही नहीं। एंड्रॉइड और iOS इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स या मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो भी हो बेटा, वो नहीं पता मुझे, है ना? ठीक है, चलिए, तो इज इट क्लियर? जेएमई, व्हाट इज द जेएमई? जावा माइक्रो एडिशन। क्लियर? ओके, अब ऐसे ही एक और आती थी, दैट इज जावा कार्ड। नाउ व्हाट इज द जावा कार्ड? तो एटीएम आपने यूज किया ही होगा। एटीएम में एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, उस ब्लैक स्ट्रिप को अगर आप एटीएम में डालते हैं तो एटीएम मशीन उसे रीड करती है। तो क्या आप ये मानते हैं वो ब्लैक स्ट्रिप के अंदर भी कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होता होगा, कुछ प्रोग्रामिंग उसके अंदर भी होगी जिससे आपकी एटीएम मशीन रीड करती है? बिल्कुल, जिसे आप साधारण भाषा में एम्बेडेड भी कह देते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना? तो उस तरीके की स्ट्रिप प्रोग्रामिंग, उस तरीके की एम्बेडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए भी जावा आपको एक सपोर्ट देती है, दैट इज जावा कार्ड। क्लियर? ठीक है, ओके। एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए, एक होती है जावा एफएक्स। ठीक है, व्हाट इज दिस जावा एफएक्स? जावा एफएक्स इज मोस्टली यूज फॉर द ग्राफिकल एप्लीकेशंस। बहुत सुंदर सुंदर ग्राफिक्स डिजाइन होते हैं जावा एफएक्स में। आपकी कल्पना से कहीं अधिक अच्छे जावा एफएक्स में ग्राफिक्स डिजाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ्लेवर जावा का अवेलेबल है, दैट इज जावा एफएक्स, जिसके थ्रू हम एक जावा की बहुत अच्छी ग्राफिक्स एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बट अब एक क्वेश्चन आपसे, आप चाहे जेएमई पढ़े, आप चाहे जावा कार्ड पढ़े, आप चाहे जावा एफएक्स पढ़े, आप चाहे जावा डबल ई पढ़े, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? जेएससी। बिल्कुल, बिना जेएससी के आप इनमें से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये सब डिमांड करेंगे आपसे फाउंडेशन। बिना फाउंडेशन आप चीजों को खड़ा नहीं कर पाएंगे, और फाउंडेशन इज नथिंग बट द जावा स्टैंडर्ड एडिशन, और यू कैन से इट कोर जावा। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ जावा एफएक्स, एग्जाम्पल ऑफ जावा एफएक्स मतलब क्या? नहीं बेटा, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, दैट इज इतना। यही पढ़ते पढ़ते अभी है ना बहुत मजा आने वाली है। ठीक है ना? ये तो जे डबल ई तो उससे भी टिपिकल हो जाती है, मतलब अभी अगर आपको जावा टिपिकल लगेगी तो जावा डबल ई आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या होगी फिर, है ना? ठीक है, ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। जेएसपी भी, जेएसपी जे डबल ई का पार्ट है। जेएसपी टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ जे डबल ई, नॉट द जेएसई। क्लियर? जेएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। कोडिंग कब करेंगे? ये तो पढ़ लो फिर कोडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, जीयूआई पढ़ेंगे। चलिए, सो अब मैं ये डिलीट करता हूं, और अब आ जाइए आगे। सुने अब, नाउ व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावा? जावा के फीचर्स क्या क्या हैं? ठीक है, जावा के फीचर्स डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अगर आप जावा के फीचर्स ढंग से समझ पाएंगे तभी चीजों को क्लियर कर पाएंगे कि जावा आपको क्या देगी और क्या नहीं देगी। ठीक है, सिर्फ कोडिंग कोडिंग से कुछ नहीं होता है, आपको पहले फीचर्स भी तो पता होने चाहिए कि जावा के फीचर्स क्या है, तब तो उस हिसाब से हम कोडिंग को कर पाएंगे। चलिए, तो पहले तो मैं आपको डिस्कस कर दूं जावा के फीचर्स। सो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने वर्जन हिस्ट्री पढ़ ली और हमने जावा के फ्लेवर्स पढ़ लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावा, जावा आपको क्या क्या देती है। क्लियर? स्टार्ट करें? ओके, बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, एक एक फीचर के बाद में फिर आपको टाइम दूंगा, जो आपको पूछना है वो पूछिएगा, बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करेगा।
ठीक है, ओके अब सुनिए। सो जावा का फर्स्ट फीचर है दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? सो इसका मतलब ये है कि जो आप एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस की बात करते हैं, व्हाट आर दीज थ्री? दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उन्हें इन तीन फीचर्स को, कौन से? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन को 100% सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ मैंने प्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जावा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को 100% सेटिस्फाई करती होगी? यस, ये करती होगी। एग्जाम्पल सुनिए। C++ में आप एक क्लास बनाते हैं और मेन को आप क्लास के बाहर बनाते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन स्टेट्स दैट एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द क्लास। तो क्या C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? नहीं, C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो C++ क्या है? C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि ये एनकैप्सुलेशन को 100% सेटिस्फाई नहीं करती पर क्लास बनाने देती है। अब क्योंकि ये क्लास बनाने देती है और 100% एनकैप्सुलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, एटलीस्ट इतने को तो ये 100% सेटिस्फाई करे। तो अगर अब आप मेरी बात समझ गए होंगे तो जावा में मुझे बताएं मेन कहाँ होगा, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर? क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कुछ भी चीज क्लास के बाहर नहीं हो सकती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ योर जावा। इस रूल को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग में ये रूल बहुत काम आने वाला है। अगर आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इन गोल्डन रूल्स को बिल्कुल ऐसा याद कर लीजिए, एकदम ऐसा टिप पर होने चाहिए आपके, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट गोल्डन रूल? फर्स्ट गोल्डन रूल इज नथिंग कैन रिसाइड आउटसाइड द क्लास इन जावा। जावा में क्लास से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, जावा में क्लास से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब अगर ये बात समझ में आई है तो मुझे बताएं जावा में आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं या नहीं? नो, बिल्कुल। जावा में आप ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते। आप ग्लोबल वेरिएबल हमेशा बनाते हैं आउटसाइड द एनी स्कोप, पर यहाँ पे क्लास से बाहर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जावा में आप ग्लोबल वेरिएबल नहीं बना सकते। अब एक चीज सच्चाई सुने, ठीक है। यहां मैं एक चीज और लगा देता हूं, दैट इज ऑलमोस्ट। Java itself also not pure object oriented language. It is almost pure object oriented language. मतलब आप ये कहें ये 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ बेटा, बोलने तो दो, है ना। आप अगर अपना नॉलेज मुझे बता दोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। सुनिए, Java is not the pure object oriented language. It is almost pure object oriented language. Why it is almost pure object oriented language? ये हम पढ़ेंगे in a concept called as wrapper classes, ठीक है। रैपर क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्यों जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है और क्यों ये ऑलमोस्ट प्योर है। मतलब ये 99% तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट 1% कहीं जाके ये छूट जाती है, ठीक। अब ये बात समझने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को अच्छे से समझना होगा। तो जब मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्लास का एक बिल्कुल नया नजरिया सिखाऊंगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा है ओके, वेल एंड गुड, मैं उस बारे में कोई भी आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक नए नजरिए से क्लास समझाऊंगा ताकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को वैसे देख सकें जैसे वो बिल्कुल है। क्लियर? ठीक है, चलिए। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ जावा, इट इज ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर? अगले टॉपिक पर आए, अगले पॉइंट पर। इससे पर्टिकुलर कोई डाउट है क्या इस पर्टिकुलर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में? चलिए, सो नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं लगता इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है। कल पूरा लेक्चर हम लोगों ने, प्रीवियस पूरा लेक्चर हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे निकाला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। जो रह गया था बताना वो भर सुन लीजिए। क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए जावा की पंच लाइन है वॉरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरा?
राइट वंस, रन एनीवेयर। और ये लाइन इसको क्यों दी गई है? बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसे इन दोनों का रिलेशन है? सुने, मुझे अपना पिछला लेक्चर याद करें और मुझे बताएं, मैंने विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके एक कोड लिखा था, उसको यहीं कंपाइल किया था इसी पर्टिकुलर विंडोज सिस्टम में, और विंडोज सिस्टम पे उसे कंपाइल करने के बाद मैंने वही सेम कोड हमारे मैक पर भी दे दिया था, विंडोज पर भी दे दिया था, लिनक्स पर भी दे दिया था, और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम होता है उन सब के लिए दे दिया था। यही ना? सही है, ऐसे ही किया था। तो मैंने कोड लिखा कितनी बार? मैंने कोड लिखा कितनी बार? एक बार। और चलाया कितनी बार? n टाइम्स। कहीं भी चला लिया? हाँ, कहीं भी चला लिया। तो यही तो लाइन है, वोरा राइट वंस, एक बार लिखिए, रन एनीवेयर, कहीं भी चलाइए, किसी भी सिस्टम पर लिखिए, किसी भी सिस्टम पर चलाइए। ठीक, सो दैट इज द पंच लाइन ऑफ योर जावा, राइट वंस, रन एनीवेयर। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला जो फीचर है दैट इज रोबस्ट। अब इसे थोड़ा सा जरा ध्यान से डिस्कस कीजिएगा। ठीक, सुनिएगा पहले और फिर मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड कंसेप्ट। सुने, रोबस्ट का मतलब, जो जनरल मीनिंग होता है, रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा। हिंदी में तगड़ा मीन्स जो ऐसे छोटी मोटी चीजों से एरर नहीं आ जाती, या ये कह लीजिए छोटी मोटी चीजों से फेल नहीं हो जाता। ठीक, अब सुने कहाँ फेल्यूर की बात हो रही है। इस पर्टिकुलर रोबस्टनेस को अचीव करने के लिए जावा आपको एक टॉपिक देती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, सेकंड वर्ड इज कॉल्ड हैंडलिंग। अब ये एक्सेप्शन क्या होती है? ठीक, एक्सेप्शन होती है रन टाइम पर आई हुई एरर। रन टाइम पे आई हुई एरर को जावा एक खास वर्ड यूज करती है दैट इज एक्सेप्शन। ठीक, तो रन टाइम पे अगर आप जावा में कोई गलती करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, और रन टाइम पर आई हुई गलती को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म जावा ने आपको दिया है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब, हाँ, नए वाले सी प्लस प्लस में आ गया है, सुनिए, पुराने वाले में भी था, ऐसा नहीं है, टर्बो वाले पे भी अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन उतना फुल फीचर्ड नहीं था जितना अब है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। एक्सेप्शन का मतलब रन टाइम पर आई हुई कोई भी एरर, उस रन टाइम पर आई हुई एरर को हैंडल करने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड दैट टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इस एक्सेप्शन हैंडलिंग से फायदा क्या होता है? सुने, तो जरा मुझे सी में बताएं, जब आप एक एरे बनाते हैं, ठीक है, सपोज आपने एरे बनाया है 10 का, क्लियर, आपने एरे बनाया है 10 का, आपने एक लूप लगाया और इस लूप में इस एरे को 1 to 10 एक्सेस करने की बजाय आपने इसे एक्सेस कर लिया 1 to 20। क्या ये एक मिस्टेक है या नहीं है? है ना, मिस्टेक है। ओके, चलिए, अभी तो सिर्फ आप डेटा को रीड कर रहे थे, मान लीजिए आपने डेटा के राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपने मेमोरी मैनेजमेंट सी में बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो 10 सेल्स हैं ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिजर्व करके दी है। सो दैट इज 1 to 10 सेल, 0 to 9 इंडेक्स, 1 to 10 सेल्स। ध्यान से देख लीजिएगा क्या लिख रहा हूं, 0 to 9 सेल्स, 1 to 10 सेल्स, सॉरी 0 to 9 इंडेक्सेस, 1 to 9 सेल्स। क्लियर है? ओके, सो ये जो 1 to 10 सेल्स हैं, इसके बाद ये जो 10 के बाद जो 20 सेल्स हैं, यहां से 10 to 20, क्या आप बता सकते हैं वो रिजर्व्ड हैं, अनरिजर्व्ड हैं, या उनका स्टेटस क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, वो अनरिजर्व्ड हैं, पर ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि वो अनरिजर्व्ड हैं। आपको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हो सकता है उसके अगले भी रिजर्व्ड हो, आपने एक और एरे बना लिया हो, या किसी और प्रोग्राम ने यहाँ पर इस मेमोरी को यूज करके रखा हो। तो हम कुल मिला के ये कहते हैं कि इसके बाद का डेटा हम बता नहीं सकते कि ये रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, हम कुछ नहीं कह सकते। पर जब आप 1 to 20 अगर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सी आपको नहीं रोकती ना, और अगर आपको सी नहीं रोकेगी तो सी के ना रोकने के कारण आप इस पर भी कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने की कोशिश क्या करेंगे? लिख ही देंगे। और अगर पहले से यहाँ पर कुछ एक वैलिड डेटा अवेलेबल हो, अगर पहले से यहाँ पर कुछ वैलिड डेटा अवेलेबल हो, तो ये वैलिड डेटा आपको ऐसा नहीं लगता करप्ट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा? बिल्कुल, आपने उसको ओवरराइट किया मतलब वो करप्ट हो गया। सो क्या आपकी सी इस तरीके से आने वाले एरर्स को रोक पाती थी? नहीं, इस तरीके से आने वाले एरर्स को वो नहीं रोक पाती थी। ठीक, दूसरा एग्जांपल एक सुनिए। मान लीजिए आपने स्कैनफ में यूज किया परसेंटेज सी, ठीक,
और परसेंटेज सी को आपने दे दिया 1 2 3 4, चलता था प्रोग्राम या गड़बड़ हो जाती थी रन टाइम पे? ये स्कैनएफ की बात हो रही है। स्कैनएफ में परसेंटेज सी यूज किया और आपने दे दिया 1 2 3 4। स्कैनएफ क्या करता था? स्कैनएफ शुरू का 1 उठा लेता था, बाकी का डिस्कार्ड कर देता था। बट ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बट ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं रन टाइम पर की गई मिस्टेक्स है जो आपकी सी या सी प्लस प्लस को कमजोर बनाती है। उन्हीं चीजों से प्रोटेक्शन के लिए हमें जावा प्रोवाइड करती है एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो जब भी जावा, आप ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, जब भी जावा ऐसी कोई एक्टिविटी होते हुए देखती है, कब? रन टाइम पर। कंपाइल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, रन टाइम की बात कर रहा हूँ। जब भी जावा कोई ऐसी एक्टिविटी को होते हुए देखती है जिसके कारण या तो खुद के प्रोग्राम को या फिर ऐसे दूसरे किसी प्रोग्राम को नुकसान होते हुए जावा को दिखाई देता है। फिर से सुनिए क्या कहा। जब भी जावा रन टाइम पर कोई ऐसी एक्टिविटी होते हुए देखती है जिससे या तो खुद के प्रोग्राम को नुकसान हो जाए या किसी दूसरे प्रोग्राम को नुकसान हो, या फिर रन टाइम पर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसे जावा हैंडल ना कर पाए। जैसे यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, ये परसेंटेज सी हैंडल नहीं करना चाहिए था लॉजिकली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेटा करप्ट कर दिया, ये डेटा लिया ही नहीं और ये दे दिया। इससे बेहतर ये होता है कि यहाँ पर एरर दे दी जाती। सही बात है ना? यहाँ पर करप्शन किया गया, डेटा का जो ओरिजिनल डेटा था वो ओरिजिनल डेटा तो अलग ही रह गया, उसकी बजाय कुछ और उठा के डेटा को करप्ट कर दिया। सो ये काम भी नहीं होना चाहिए था। सो अगर बेटा रन टाइम पे कैसे सिंटैक्स एरर आ जाएगी? स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज सी है, मैं रन टाइम पे कोई डेटा पास कर रहा हूँ, है ना? मैं कोई यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना लिख रहा हूँ कैर सी एच इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसी बात थोड़ी ना हो रही है। बात हो रही है स्कैनएफ के थ्रू। स्कैनएफ कब चलता है? रन टाइम पे। तो रन टाइम पे अगर आप कोई इनपुट ले रहे हो तो वहां कैसे कंट्रोल करोगे? इज इट क्लियर और नॉट? रन टाइम पे क्या पता कि 1 2 3 4 आने वाला है कि क्या आने वाला है? ये तो यूजर की गलती है जो उसने 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, ये वाली बात हो रही है। सो रन टाइम पे अगर ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जिसे जावा मानती है कि ये कोई गलती है, तो वो उसके लिए रेस करती है एक्सेप्शन और आपके प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम को हार्म पहुंचाने से बचा लेती है। सो आप मानते हैं जावा सिक्योर भी हो गई इस कारण से और रोबस्ट भी हो गई। इज इट? लॉजिकल एरर ये नहीं होती है बेटा। लॉजिकल एरर पता है क्या होती है? लॉजिकल एरर एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सेप्शन है, लेकिन लॉजिकल एरर ये होती है, आपको करना था 5 डिवाइड बाई आपको करना था 10 डिवाइड बाई 2 और आपने लिख दिया है 10 डिवाइड बाई 5। या फिर आपको लिखना था, आपको एक इवन नंबर चेक करना था तो आपने लिखा था a mod 2 डबल इक्वल टू 0। आपको ऐसा लिखना चाहिए था इफ में, बट आपने गलती से लिख दिया है नॉट इक्वल टू 0। दैट इज लॉजिकल एरर। ठीक है, इज इट क्लियर? 10 डिवाइड बाय 0 इज एक्सेप्शन। सुनिए 10 डिवाइड बाय 0 क्या है वो भी बताता हूँ। चलिए अब पहले ये हटा देते हैं, अब 10 डिवाइड बाय 0 को डिस्कस करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, तो इसका एक्चुअल आंसर मैथमेटिक्स में क्या होता है? इनफाइनाइट। क्यों ये इनफाइनाइट क्यों है? ये इनफाइनाइट क्यों है? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। सुनो, ये इनफाइनाइट प्रोसेस को दिखाता है। प्रोसेस मतलब जरा 10 में 0 को डिवीजन करना, 10 यहाँ 0 यहाँ, 0 बार गया, कितना बचा? 10। फिर 0 बार गया, कितना बचा? 10। फिर 0 बार गया, कितना बचा? 10। ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। ये मतलब नहीं है कि 10 डिवाइड बाई 0 का आंसर इनफाइनाइट आता है। सही है या गलत है? दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। ये प्रोसेस नहीं रुकेगी। ये इन्फिनिटी दर्शा रहा है। आपको लगता होगा कि आंसर ही इनफाइनाइट है, वो नहीं है आंसर, है ना? ये है इन्फिनिटी का रीजन। अब मुझे बताएं आप, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं 10 डिवाइड बाई 0 सॉल्व करने के लिए दे दूं तो वो भी तो यही करेगी ना प्रोसेस पे। सही बात है ना? अब आप सोचिए वो रुकेगी कहीं पर? नहीं ना। वो कैसे रुक जाएगी? उसने सॉल्व ही नहीं करा अभी तक। उसको तो हर बार 10 डिवाइड बाय 0 पे 10 मिलता है, वो वापस 0 से डिवाइड करती है। 10 डिवाइड बाय 0 पे 0 मिलता है, वापस 0 से डिवाइड करती है। उसका कैलकुलेशन इंटरनल चलता ही रहेगा। सो वो इनफाइनाइट कैसे जनरेट कर देगी? वो तो अटक जाएगी, स्टक हो जाएगी। इजंट इट? तो 10 डिवाइड बाय 0 कंप्यूटर सिस्टम पे सॉल्व नहीं हो सकता है। 10 डिवाइड बाय 0 इसलिए जो अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है उसके अंदर कहलाती है एक्सेप्शन। पर यही 10 डिवाइड बाय 0 आपकी सी में अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड मतलब कंपाइलर डिपेंडेंट हो जाता है। कंपाइलर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि 10 डिवाइड बाय 0 कुछ सिस्टम पर एरर शो करता है सी में और कुछ सिस्टम पर 0 शो करता है। क्लियर?
तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये भी होता होगा ना कि हर जगह बिहेवियर सेम हो। मतलब मैंने एक कोड बनाया, वोरा का मतलब समझ रहे हो आप? वोरा, वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। इसके आगे एक लाइन और जोड़ लीजिए, विद द सेम इफेक्ट। ठीक है, वोरा का मतलब राइट वंस रन एनीवेयर विद द सेम इफेक्ट। मतलब अगर एक प्रोग्राम विंडोज पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वही सेम इफेक्ट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए लिनक्स पर भी, और वही सेम इफेक्ट उसे प्रोड्यूस करना चाहिए मैकेंटोश पे भी। तभी तो हम बोलेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सी जैसे थोड़ी ना कि किसी कंपाइलर पे एरर आ गई और किसी कंपाइलर ने 0 दे दिया, दैट इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को हासिल करने के लिए भी 10/0 को जनरेट किया गया एज अ एक्सेप्शन। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है रन टाइम की। एक बात बताओ, 10/0 सॉल्व कब होगा? रन टाइम पर ही सॉल्व होगा ना। तो रन टाइम पर जावा अटक गई, कहां पर? 10/0 को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अटक गई है, करते जा रही है करते जा रही है, पर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब जावा चीजों को हैंडल ना कर पाए रन टाइम पर, तो जनरेट कर दीजिए exception. So what is the 10/0? 10/0 is exception in Java. It is also exception in Python. 10/0 Python में भी exception ही होती है। ठीक है, clear? So that is the meaning of exception handling and robust. Clear? आई बात समझ में? ओके, चलिए अब आगे चलिए। अगला आप सुनिए टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग। तो अगला जो फीचर है, दैट नेक्स्ट फीचर इज मल्टी थ्रेडिंग। ओके, रुकिए जरा। मल्टी थ्रेडिंग, क्लियर? ओके, नाउ अब सुनिए मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है। अब इस मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल को समझने के लिए आप मुझे एक जवाब दें। मान लीजिए आपके पास सी में एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि पहले एक नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है। सपोज एनी नंबर, अब ये मत बोलना सर आपने इनपुट का कोड नहीं लिखा है, ये सब नहीं लिखा है। समझिए बात को, इनपुट आ चुका है एन में, ठीक है। सो आपने एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का मेथड लिखा है। आप फिर ये चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, सेम। और फिर आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक, क्लियर? रिक्वायरमेंट क्लियर है? तो आपने कितने फंक्शन बनाए? 3। एक फैक्टोरियल बना लिया, एक प्राइम नंबर बना लिया, एक आर्मस्ट्रॉन्ग बना लिया। ठीक, अब मुझे बताएं, क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस फैक्टोरियल के द्वारा कैलकुलेट किया गया आंसर, इस पर्टिकुलर आंसर के कैलकुलेट होने के बाद उसका कोई संबंध इस पर्टिकुलर प्राइम मेथड से है क्या? मतलब क्या ये दोनों डिपेंडेंट है? अगर साधारण भाषा में कहूं तो क्या फैक्टोरियल के आंसर के बाद प्राइम नंबर का आंसर निकलेगा? नहीं। वैसे ही मैं बोलूं, क्या फैक्टोरियल और आर्मस्ट्रॉन्ग आपस में डिपेंडेंट है, या ये कह लीजिए तीनों ही आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, सही है। अब सी से सॉल्व कैसे करेगी? सी सॉल्व करेगी टॉप टू बॉटम। वो पहले फैक्टोरियल को चलाएगी, फैक्टोरियल का कॉल देखते ही यहां जाएगी, यहां से फिर वापस आएगी, फिर इसके बाद प्राइम का कॉल देखते ही प्राइम की डेफिनेशन पर जाएगी, इसको चलाएगी, यहां से वापस आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हुए कॉल को आर्मस्ट्रॉन्ग की मेथड बॉडी पे जाएगी, इसे चलाएगी और फिर वापस आएगी। आपको नहीं लगता ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो गई है? यस, ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग हो गई है। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट थे, क्या ये पॉसिबल था कि ये एक जगह चल रहा होता, पैरेलली ये भी चल रहा होता और पैरेलली ये भी चल रहा होता? इज इट पॉसिबल टू execute this particular function, this particular function and this particular function parallelly? अगर ये तीनों पैरेलली चल जाएं तो आपको नहीं लगता कि एफिशिएंसी प्रोग्राम की बढ़ जाएगी? है ना? ये चीज पैरेलली अगर चल जाए तो हमारी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो इसी के लिए आपको टॉपिक मिला हुआ है मल्टी थ्रेडिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी थ्रेडिंग? आपके प्रोग्राम के जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि ओवरऑल आपके प्रोग्राम का थ्रूपुट बढ़ जाए। Isn't it clear? Okay, so what is the multi-threading?
मल्टी थ्रेडिंग को आप अभी सिंपल भाषा में समझें, ये 3 प्रोग्राम है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है मल्टी थ्रेडिंग का, इसके डीप में भी बहुत कुछ है। सो अभी ये मत बोल देना सर ये ऐसा नहीं ऐसा भी होता है। हाँ मुझे पता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके बीच में जो अभी हम इनिशियल स्टेज पे डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मल्टी थ्रेडिंग को आपके सामने कि ये जो फैक्टोरियल है, ये जो प्राइम है और जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये 3 मेथड्स हैं। अगर आप इन तीनों को पैरेलली चलाना चाहते हैं तो इन्हें पैरेलली चलाने के लिए जो कंसेप्ट आपको मिला हुआ है दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब अगला। Now the next one is automatic garbage collection. Now what is the meaning of automatic garbage collection? सुनिए अब इसकी थ्योरी भी। मुझे बताएं सी में आप मेमोरी को डायनेमिकली कैसे रिजर्व करते थे? पैरेलली मींस एट अ टाइम, बिल्कुल एक ही समय पर तीनों। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, ठीक बिल्कुल। सो आप सी में डायनेमिकली मेमोरी को रिजर्व करते थे 3 तरीके से, या तो एमएलॉक, या तो सीएलॉक, या फिर हमारा रीएलॉक। इसमें से फ्रीक्वेंटली हम यूज करते थे एमएलॉक को। ठीक है, ये एमएलॉक सिर्फ आपकी मेमोरी को रिजर्व करने के बाद क्या आपके ऊपर ये मेमोरी को फ्री करने का बर्डन होता था? मतलब ये जो मेमोरी आपने रिजर्व की है, क्या इसको फ्री भी आपको ही करना होता था? यस। अगर आप भूल जाएं तो, अगर आप भूल जाएं तो, हाँ बिल्कुल, अगर आप भूल जाएं तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम होता था। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी लीक? मेमोरी लीक का मतलब होता है ये आपकी एक मेमोरी है, आपने यहाँ पर मेमोरी फिल कर ली, अब इसे आप फ्री करना भूल गए। अब फ्री करना भूल गए तो वो तो ऑक्यूपाइड है, इसके ऊपर फिर आपने मेमोरी बना ली, ये फिर रिजर्व हो गई। इसके बाद फिर एक और बार बना ली, ये फिर हो गई। अब अगली बार बनाने के लिए हमारे पास मेमोरी बची ही नहीं। अब अगर बची नहीं तो क्या होगा? स्पिल आउट। दैट स्पिल आउट इज एक्चुअली द लीक। लीक यहां से मत करवा दीजिएगा, नहीं तो बोलोगे सर मेमोरी में नीचे से कहीं छेद होता है वहां से लीक होती है। स्पिल आउट इज द लीक, कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है, अब हम बाहर निकलने लगे मेमोरी से, यहां से लीक होने लगा है। ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी लीक। अब अगर यही काम आप C++ में करते हैं, अगर अब यही काम आप C++ में करते हैं तो C++ में ये काम हम करते हैं वाया न्यू, और न्यू के बाद हम इस न्यू के बाद इस मेमोरी को फ्री करते हैं विद द डिलीट। इस डिलीट एनी फंक्शन, डिलीट फंक्शन है या क्या है? डिलीट फंक्शन है, कीवर्ड है। कीवर्ड तो हर चीज होती है लगभग। नहीं, अच्छे से बताएं क्या है डिलीट? नहीं, फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है, डिलीट कोई फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है बेटा। डिलीट इज अ ऑपरेटर। ठीक है, डिलीट एक तरीके का ऑपरेटर है। सो डिलीट एक तरीके का ऑपरेटर है। इस डिलीट को यूज करके हम मेमोरी को करते थे फ्री। इज इट क्लियर? है ना? हाँ बिल्कुल, न्यू से आप मेमोरी को रिजर्व करते थे, डिलीट से आप मेमोरी को फ्री कर देते थे। अच्छा, इस डिलीट के साथ साथ एक और कंसेप्ट आपको मिलता था विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर? है ना, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या करते थे? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते थे, ऐसा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते थे? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट तो कतई डिस्ट्रॉय नहीं करते थे डिस्ट्रक्टर। ये मत कहना किसी से, किसी से भी मत कहना कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्टर उन रिसोर्सेस को फ्री करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट इंटरनली यूज करता है। अब अगर आपने ये नहीं पता है आपको तो इसको हम अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, अभी सुनिए। तो कुल मिला के आपको सी और C++ में मेमोरी को खुद ही रिजर्व करना होता था और खुद ही फ्री भी करना होता था। बट जावा बोलती है कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, अगर एक प्रोग्रामर इसमें गलती करता है तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा निकलता है। कॉस्ट मतलब हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, सिस्टम क्रैश की नौबत आ जाती है मेमोरी लीक के कारण। तो हम एक प्रोग्रामर पर बिलीव नहीं कर सकते कि आप मेमोरी को ऑक्यूपाई भी करो और बाद में उसे फ्री भी करो। तो जावा ने आपको इस टेंशन से फ्री कर दिया है कि आप मेमोरी तो रिजर्व कर लीजिए, लेकिन फ्री जावा खुद कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसे आप पर भरोसा नहीं है। उसे मालूम है आप गलती करोगे, और गलती करोगे तो कीमत जावा को चुकानी पड़ेगी। रन टाइम मैनेजमेंट वो देखेगी, वो नहीं चाहती कि आपके द्वारा की हुई गलती उस पर भारी पड़े। इसलिए जावा वालों ने कंसेप्ट ही हटा दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आप यहाँ पर मेमोरी रिजर्व खुद करिए, लेकिन इसे फ्री करने का काम जावा खुद कर लेगी। और अगर फ्री करने का जावा काम खुद कर लेगी तो ना तो यहाँ डिलीट होता है,
ना तो यहाँ फ्री होता है और ना ही यहाँ डिस्ट्रक्टर्स का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर डिलीट नहीं होता और यहाँ पर ना ही फ्री होता है। बट हाँ, यहाँ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर हैं, डिस्ट्रक्टर्स नहीं है। क्लियर? क्लियर एवरीथिंग? चलिए, नाउ लास्ट पॉइंट, जावा इज, इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए, नाउ द लास्ट पॉइंट, जावा इज हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज। ठीक, अपने आप में जावा वाकई में बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। बाय, बिकॉज जावा डजंट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। जावा में पॉइंटर्स हैं ही नहीं। जो चीज सी की ताकत है और जो चीज सी को डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड भी करती है, दैट इज पॉइंटर्स। जो सी की बैकबोन है वो भी पॉइंटर्स है, और जिस बैकबोन के थ्रू सी डिस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज ऑल्सो पॉइंटर्स। सो जावा ने बोला ठीक, ना हमको पॉइंटर्स का कंसेप्ट रखना है और ना हमें डिस्ट्रक्शन करना है। तो जावा ने इन पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को ही कर दिया रिमूव। सो फिर अगर पॉइंटर नहीं तो फिर आप एड्रेसेस काय में रखोगे? तो सी प्लस प्लस याद कीजिए, सी प्लस प्लस आपको पॉइंटर्स के साथ साथ, हाँ बिल्कुल, एक और कॉन्सेप्ट देती है जिसमें आप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। सो जावा में पॉइंटर्स तो नहीं होते पर रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, और रेफरेंस वेरिएबल बहुत हद तक सिक्योर होते हैं। बहुत हद तक क्या, ये सिक्योर ही होते हैं। आपको पॉइंटर्स से जहां पर एक और बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस देखने को मिल जाता था, मतलब पॉइंटर की हेल्प से जब आप पॉइंटर को डी रेफरेंस करते थे तो आपको एक्चुअल एड्रेस पता चलता था। जावा आपको एक्चुअल एड्रेस पता ही नहीं चलने देती। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश भी करती है तो भी एड्रेस को एक्सेस करते टाइम पर जावा उसको मास्क कर देती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्किंग? मास्किंग मतलब उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा देती है, वो आपको फॉल्स एड्रेस दिखाती है। फॉल्स एड्रेस मतलब एड्रेस तो दिखाएगी लेकिन उसे इनक्रिप्ट कर देती है, मास्क कर देती है, और आपको ओरिजिनल एड्रेस शो नहीं करती है। बेटा पॉइंटर्स बताया, तो पॉइंटर्स ना केवल आपको एक तरफ ताकत प्रोवाइड करते हैं, आपको हार्डवेयर एक्सेस करने का पावर देते हैं, बल्कि दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन भी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जितने वायरसेस होते हैं वो सारे वायरसेस बिना पॉइंटर्स के परफॉर्म नहीं किए जा सकते। जितने पॉइंटर्स हैं वो सब कुछ जितने वायरसेस हैं वो सारे पॉइंटर्स की हेल्प से ही बनते हैं। इसलिए पॉइंटर्स को जावा ने रिमूव कर दिया और उसकी जगह सिर्फ सपोर्ट दिया रेफरेंस वेरिएबल को, और साथ ही ये भी सपोर्ट दिया कि आप एड्रेस को किसी भी तरीके से जावा में उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देख सकते, जो आप पॉइंटर की हेल्प से देख सकते थे। सो अगर आपको एड्रेस का ओरिजिनल फॉर्म ही नहीं मिल रहा है तो आप उस एड्रेस के साथ करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल, जावा के अंदर वायरसेस फॉर्म ही नहीं हो सकते। ठीक है, जावा में आप वायरस फॉर्म ही नहीं कर सकते। दो रीजन, पहली चीज तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, और दूसरी चीज पॉइंटर्स है नहीं। अगर आप जावा में रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से कहीं से भी जुगाड़ लगा के कुछ भी काम करने की कोशिश करोगे तो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करने देगी, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम पर होने वाली ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी दूसरे प्रोग्राम को हार्म हो या खुद को हार्म हो, वो काम नहीं करने देती है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, हाँ, अब आप ये बोल रहे हो जावा वायरसेस से हार्म होगी या नहीं होगी, तो ये अलग बात है भाई। आप विंडोज में जावा चला रहे हो, है ना? अगर आप विंडोज में जावा चला रहे हो, अब आपने एक वायरस आपके विंडोज को करप्ट कर चुका है तो जावा पर भी उसका असर होगा। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ जावा से आप वायरस नहीं बना सकते हो, दो बातों में अंतर है। ठीक है, जावा डेवलपमेंट के लिए सिक्योर है। जावा डेवलपमेंट के लिए सिक्योर है मतलब जावा कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाती जिससे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को या किसी नेबर प्रोग्राम को या किसी को भी कोई नुकसान हो। बट मैंने ये नहीं कहा कि कोई वायरस अगर जावा पे अटैक करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं, ये बात नहीं हुई है ना? बात ये हुई है कि जावा ऐसे प्रोग्राम्स बनाती है जिससे वो वायरसेस नहीं बना सकती। बिल्कुल, जनरली वायरसेस आर मेड इन सी, सी में ही बनते हैं वायरसेस, या तो सी प्लस प्लस में या सी में। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा किसी और लैंग्वेज में वायरस नहीं बनते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं पॉइंटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंटर्स आर रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट रेफरेंस वेरिएबल। सी प्लस प्लस में दोनों मिलते थे, पॉइंटर्स भी और रेफरेंस वेरिएबल भी, बट रेफरेंस वेरिएबल का उतना अच्छा सपोर्ट सी प्लस प्लस में नहीं है जितना जावा ने फिर बाद में दे दिया। इवन तो अगर आप पाइथन की भी बात करें तो पाइथन में भी सब कुछ रेफरेंस वेरिएबल ही होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, चलिए, सो दिस इज टुडेज क्लास
कि आपने सीखा कि जावा की वर्जन हिस्ट्री क्या थी, आपने सीखा जावा के फ्लेवर्स क्या थे, आपने सीखा जावा के फीचर्स क्या हैं। अब मुझे बताएं, इसमें बहुत सारी चीजें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताई गई है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू में एक बहुत अच्छे से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जावा में डिस्ट्रक्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं होते हैं, बट इसके आगे फिर एक अगला क्वेश्चन भी आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर जो काम सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर के थ्रू होते थे वो काम जावा में कैसे होते हैं, ठीक है। तो यही सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। और एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही सारी चीजें हैं जो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, इसमें एक पॉइंट बताना आपको रह गया, दैट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा जावा ऑटोमेटिकली मेमोरी को कलेक्ट कर लेती है, मतलब आप डायनेमिकली रिजर्व तो करेंगे, लेकिन फ्री कौन करेगा, फ्री कौन करेगा, फ्री करेगी हमारी जावा खुद। अब मुझे बताएं, यहाँ पर एक जो जेवीएम आपने पढ़ा था, है ना, इस जेवीएम के अंदर दो एक कंपोनेंट हमने कल पढ़ा था विच इज नेम इज इंटरप्रेटर। इस जेवीएम का एक पार्ट था ना इंटरप्रेटर, कल पढ़ा था ना हमने कि जेवीएम के अंदर एक पार्ट होता है इंटरप्रेटर। वैसे ही जेवीएम के अंदर एक और पार्ट होता है, दैट इज गार्बेज, दैट इज गार्बेज कलेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज कलेक्टर? गार्बेज कलेक्टर वो प्रोग्राम है जो आपको ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जावा जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की हेल्प से कर पाती है उसे हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर, या इसे आप जीसी भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे जीसी कह देते हैं। व्हाट इज द जीसी? गार्बेज कलेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज कलेक्शन? एक बात बताइए, गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन आया है, मुझे बताएं, जब आपका काम हो जाता है, जब आपका काम हो जाता है मेमोरी का, तो मेमोरी क्या बन जाती है? वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो क्या बन जाता है? गार्बेज। गार्बेज इज व्हाट? गार्बेज मींस आपको अभी तक ये यूजफुल ब्लॉक था, इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा था जो यूज का था, अब आपका काम हो चुका है, तो अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये बन गया है गार्बेज। तो इसे क्या करिए? मेमोरी से वाइप आउट करिए। और ये मेमोरी से वाइप आउट कैसे होता था? सी में होता था यूजिंग फ्री एंड डिलीट, सॉरी यूजिंग फ्री, सी प्लस प्लस में होता था यूजिंग डिलीट, और जावा में होता है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, जीसी। चलिए सुनिए, एक पॉइंट और जो कल का रह गया है, इस इंटरप्रेटर का भी एक नाम है, ठीक है। इस इंटरप्रेटर का नाम है JITC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JITC? इट्स जस्ट इन टाइम, सॉरी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। व्हाट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर? अब जरा बताएं, ये है इंटरप्रेटर और इसके बाद लगाया गया है कंपाइलर, इसके पीछे भी कोई रीजन है? ऑब्वियसली बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। सुने, इस इंटरप्रेटर का नाम JITC क्यों है? इस इंटरप्रेटर का नाम JITC इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जनरली इंटरप्रेटर की स्पीड कंपाइलर से कम होती है। मानते क्या है? होती ही है, ठीक है। हमेशा इंटरप्रेटर की स्पीड कंपाइलर से कम होती है। पर ये जो इंटरप्रेटर है, ये जो इंटरप्रेटर है, ये बाकी इंटरप्रेटर से काफी स्पीड में चीजों को कैलकुलेट कर लेता है या ट्रांसलेट कर देता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से सुनना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इंटरप्रेटर और इंटरप्रेटर का कंपैरिजन कर रहा हूं। ये जो जावा वाला इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर बाकी के जो इंटरप्रेटर हैं, बाकी के जो भी इंटरप्रेटर अवेलेबल हैं, उनसे काफी तेज आपके कोड का कन्वर्जन कर देता है। तो जावा वालों ने बोले हमारा इंटरप्रेटर की खासियत है कि ये बाकी इंटरप्रेटर से फास्ट चलता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब जरा देखो, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर ही अपने आप में इंटरप्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपाइलर डिनोट्स एक तो पहले ट्रांसलेशन प्लस फास्ट, ठीक है। एक तो ये स्पीड को दर्शा रहा है, दूसरा ये ट्रांसलेशन को दर्शा रहा है। सही बात है, कंपाइलर मीन्स ट्रांसलेशन। क्लियर ना? कंपाइलर का मतलब यही होता है ना, कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, और कंपाइलर की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये सी का क्या मतलब निकल रहा है? ट्रांसलेशन प्लस स्पीड। और व्हाट इज द मीनिंग जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम मतलब जब पढ़ेगा तभी ट्रांसलेट करेगा, जिस टाइम पढ़ेगा तभी ट्रांसलेट करेगा। सो दैट इज ऑन द फ्लाई रन। सो जस्ट इन टाइम रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंटरप्रेटर। कंपाइलर रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्पीड एंड ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज द इंटरप्रेटर? ये इंटरप्रेटर करता क्या है? कन्वर्जन करता है। और क्योंकि ये फास्ट कन्वर्जन करता है, इसलिए नाम दे दिया है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो मुझे बताएं, ये कोई कंपाइलर है क्या ये इंटरप्रेटर? नहीं, ये इंटरप्रेटर कंपाइलर नहीं है। तो फिर इसको कंपाइलर क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इसका कन्वर्जन मैकेनिज्म बाकी इंटरप्रेटर से फास्ट था,
इसलिए इसे बोल दिया कि ये फास्ट काम करता है, तो कंपाइलर, बट फिर आगे इन्होंने जीआईटी भी लगा दिया जो ये बता रहा है कि हाँ जीआईटीसी का मतलब इंटरप्रेटर होता है। शब्दों से खेल लिया उन लोगों ने, आप इस साधारण भाषा में ऐसा समझें। आई बात समझ में? बट ये इंटरव्यू का एक कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये सी कंपाइलर क्यों है, आप जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्यों बोल रहे हो जबकि वो एक इंटरप्रेटर है। तो आप क्या आंसर देंगे? सर वो इंटरप्रेटर बाकी इंटरप्रेटर से बहुत फास्ट कन्वर्जन करता है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं, या जावा वालों ने उसे नाम दे दिया है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए अब कोई डाउट्स हो तो पूछ लें। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको premium.mysurgery पे मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? premium.mysurgery ओरिएंटेशन लेक्चर नहीं किया था क्या रेशम आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। गार्बेज कलेक्शन खुद होता है, पर अगर आप खुद फोर्सफुली करवाना चाहते हैं तो एक मेथड होता है system.gc। सुनिए सतीश, बाकी लोग भी सुनिए ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ। सतीश ने ये पूछा है कि क्या हम फोर्सफुली गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक कर सकते हैं, मतलब क्या गार्बेज कलेक्टर को हम बोल सकते हैं कि गार्बेज कलेक्ट करे? तो कह तो सकते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है system.gc, बट इस मेथड को चलाना भी जावा अपने हाथ में रखती है। मतलब अगर आपने बोला system.gc, तो जरूरी नहीं है कि system.gc कहने पे जावा गार्बेज कलेक्टर लॉन्च ही कर दे। वो बोलेगी अब भी तो 1 सेकंड पहले भेजा था, अभी नहीं भेज रही हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आप कॉल तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी अधिकार जावा अपने पास ही रखती है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, बेटा अगर आप ये चीज आप जावा पे आके पूछ रहे हो ना, तो ये तो बहुत गलत बात है अंकित। आपको ये चीज सी और सी प्लस प्लस में कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, ढूंढिए, अगर ना मिल पाए तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन कंपाइलर टॉप टू डाउन एक बार में पढ़ के पूरा ट्रांसलेट कर देता है, और आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता जाता है, ऑन द फ्लाई रन करता है, कोई ईएक्सी फाइल नहीं बनाता है। एक लेयर नीचे आता है नीरज। कंप्यूटर सीपीयू आपका असेंबली समझता है, लेकिन सीपीयू जब इंटरनली चीजों को सॉल्व कर रहा होता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन रिजॉल्व हो जाते हैं बाइनरी में। ठीक है, समझ पाए बात को? चलिए, ओके। ओके, एनी मोर डाउट्स? चलिए बढ़िया। ओके, सो अगर कोई भी अब डाउट हो तो डिस्कशन फोरम पे डालिए, और अगर रेशम आपका नहीं हुआ है तो मैं देखता हूँ आपका क्यों नहीं हुआ है कोर्स ऐड। आज थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, नाइट 10:30 तक एक बार और आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।